हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट 1 में पढ़ा था, या फिर बोला जाए कि हम लोगों ने आधा पार्ट कवर कर रखा था फर्स्ट पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड, और वो भी क्लास 12th का। ठीक है, तो आप लोगों को बोर्ड में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए थोड़ा सा देख के चलना होगा, और एक तरीके से सारा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को एक समझकर और एक तरीके से बोला जाए नोट डाउन करके चलते रहना होगा। तो इसी इसी के सिलसिले में अगर मैं बात करूं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, जो भी मैं पढ़ाता हूं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वैसे ही मैं वहां पर क्या करता हूं कि वहां पर मैं जो है पीडीएफ वहां पर डाल देता हूं, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो पीडीएफ का लिंक नीचे दिख रहा होगा स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर, वहां जाके ज्वाइन कीजिए भाई, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होगा, तो वहां से जाकर आप लोग आराम से वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने चाह रहे हैं, और वो क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन नेट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल। हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में कि इकोनॉमी एज अ होल, कि हम लोग पूरे इकोनॉमी को एक तरीके से एक जैसा मान रहे हैं, तो वहां पर पूरा एक तरीके से बिगर रोल प्ले होगा, और उसी में हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टॉक और फ्लो, कि क्या स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या, 4 सेक्टर इकोनॉमी। देखो, 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है, और एक 4 सेक्टर। तो आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेंगे हम लोग फटाक से जल्दी से, है कि नहीं। उसके इंटर सेक्टोरल फ्लो, कि हमारे इंटर सेक्टोरल मतलब एक सेक्टर से सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के बीच में जो भी एक तरीके से एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस का, या जो भी पैसे की लेन देन होती है, वो क्या रियल फ्लो है या मनी फ्लो है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद लास्टली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में और उनके कुछ एस्पेक्ट या फीचर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर सारा बात बता दिया कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्लाइड से। और पहले स्लाइड में है डिफरेंस बिटवीन नेट एंड डोमेस्टिक नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब देखते हैं कि नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताया गया यहाँ पर, और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। देखो, हमेशा ना अगर कोई चीज ग्रॉस है तो ग्रॉस से नेट कब बनता है वो बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है एक तरीके से पूरा, कि जो भी पूरा चीज है। अगर बोला जाए तुम्हारे पिताजी का इनकम 50,000 रुपया है, ठीक है, अगर उसमें से कुछ पेंशन वाला पैसा 10,000 रुपया काट लिया जाता है, सरकार काट लेती है, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ग्रॉस तुम्हारा 50,000 रुपया था तुम्हारे पिताजी का इनकम, उसमें से 10,000 रुपया माइनस हो गया, तो 40,000 रुपया क्या बच गया, नेट इनकम बच गया अभी फिलहाल के लिए। तो सेम इसी तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी होता है और नेट इन्वेस्टमेंट भी। तो देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग। कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज परचेज कर रहा है, कोई नया चीज परचेज कर रहा है, या फिर रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, रिप्लेस किया जा रहा है मतलब क्या, पैसा पूरा लग रहा है ना, पूरा पैसा लग रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कि पूरा परचेज कर रहा है, तो भाई मान लो कि 10 लाख का कोई मशीन है, तो 10 लाख पूरा पैसा लग रहा है ना, तो एक तरीके से वो ग्रॉस पैसा हो गया, जो भी खर्चा हो रहा है चाहे वो परचेज करने में या फिर उसको रिप्लेस करने में। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, और ये रिप्लेसमेंट के इन्वेस्टमेंट को इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक तरीके से बोला जाए जो भी डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट को, उसको इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर। इट डज नॉट शो द नेट एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल फ्लो, और ये एडिशन को नहीं डिनोट करता। मतलब क्या, आपने मान लो कि एक मशीन आप 10 लाख रुपए के खरीदे, ठीक है, 10 लाख रुपए का, तो आपने पहले ही खरीद रखा है, और अब अभी आप 10 लाख रुपए का कोई दूसरा मशीन खरीद रहे हैं, तो इसमें ऐड नहीं हो जाएगा कि आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 20 लाख हो गया, नहीं, ये अभी जो करंट वाला चीज होगा वो चीज आपका काउंट होगा अगर अभी बोला जाए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम में डिनोट होता है। अब आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट ओनली। इसमें सिर्फ नया एसेट जो खरीद रहा है वो चीज इसमें आ जाता है, कि सिर्फ जो नया नया मशीन खरीद रहा है ना उसको। इट डज नॉट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। अगर कोई दूसरा एसेट को एग्जिस्ट जो उसके पास पहले से एक
मशीन पड़ा हुआ था उसको अगर रिप्लेस कर रहा है तो वो चीज क्या आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें माइनस हो जाएगा अगर बोला जाए कि डज नॉट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर, जो भी रिप्लेसमेंट का गुड्स है, डज नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, और इसमें इट शोज द नेट, और ये एक तरीके से नेट एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल के बारे में बात करता है। यहाँ समझ में आया ना कि ये दोनों चीज कि जो भी परचेस कर रहे हैं और जो भी रिप्लेस कर रहे हैं दोनों को ऐड करता है, और यहाँ पर सिर्फ न्यू मशीन्स वाले जो भी पैसा होता है वही ऐड होता है यहाँ, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो बोथ ग्रॉस एज वेल एज द नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, दोनों में क्या इंक्लूड होता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी एसेट। अब फिक्स्ड का मतलब क्या, जो भी फिक्स्ड एसेट के रूप में जो भी आप मशीन वगैरह परचेज कर रहे हो या जो भी चेंज हो रहा है इन्वेंटरी में, तो वो सब सारी चीजें इंक्लूड होती हैं बोथ ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो आई होप सो ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी डाउट है तो कमेंट कर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। वहां एक वर्ड आया था हम लोग का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक तरीके से बोला जाए कि जो भी पैसा आपको किसी सामान को बनाने में, या कोई टूटा फूटा सामान है, जैसे मान लो कि आपने 50 रुपए का एक कोई सामान बनाया, ठीक है, या 50 रुपए का 50 रुपीज का 10 सामान बनाया, 10 आपका गुड्स बनाए, ठीक है। अब 10 गुड्स बनाए, उसमें से 2 गुड्स क्या हो गया, खराब हो गया, 2 गुड्स क्या हो गया, खराब हो गया। तो आखिरकार आपको मार्केट में 8 ही गुड्स बेचना पड़ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुड्स का डेप्रिसिएशन लग गया ना, क्योंकि 2 गुड्स आप क्या कर रहे हो कि बेच नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि ये खराब हो चुका है। देखो जैसे कि यहाँ एक आपने इतना बड़ा गुड्स बनाया, इसमें से कुछ छोटा छोटा जो वीएस एंड टीएस हो गया वो आप ले जा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से ये माइनस होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वाइल फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जैसे प्लांट और मशीनरी, प्लांट मतलब जो भी फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, प्लांट फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं वो, तो फैक्ट्री और मशीन्स वगैरह में जो भी फिक्स्ड एसेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये जो पैसा जो लगता है उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। पहले ये बात समझ लो आप लोग, इज यूज देन गो डाउन द वैल्यूइंग। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप मशीन आज 10 लाख का खरीदो, ठीक है, अब फिर वो मशीन आप 5 इयर्स के बाद अगर बेचोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 10 लाख रुपए का बिकेगा, नहीं, वो हो सकता है कि 5 लाख का बिके। इसका मतलब 5 साल में कितना डिप्रिशिएट कर गया, 5 लाख का, 5 लाख की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल वीएस एंड टीएस आता है, और एक्सीडेंटल डैमेज की जो भी रूटीन रिपेयर्स और जो मेंटेनेंस में जो पैसा जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वो पैसा खर्च हो रहा है उसमें, मतलब डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, है कि नहीं। जैसे यहाँ 10 लाख रुपए का प्राइस था, है कि नहीं, कितना था, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बच गया, मतलब लॉस हुआ ना 5 लाख का। इसका मतलब वही हो गया कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट का लॉस हुआ है, और ये भी नॉर्मल वीएसटी और एक्सीडेंटल डैमेज के लिए बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन जब ही होगा जब आप कंज्यूम करोगे फिक्स्ड कैपिटल को, मतलब एक तरीके से आप यूज कर रहे हो उसको। आई होप सो डेप्रिसिएशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है नीट एंड क्लीन, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्या, स्टॉक एंड फ्लो, कि व्हाट डू मीन बाय द स्टॉक और व्हाट डू मीन बाय द फ्लो। अब देखो स्टॉक और फ्लो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टॉक और फ्लो आप लोग जानते भी होंगे कि जो स्टॉक होता है वो एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। मतलब अगर मान लो कि आपने बोला कि ऑन जनवरी 1 2022 देर इज 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। अगर कोई इंसान, मान लो कि ये इंसान का नाम क्या है, गोलू है, ठीक है। अब गोलू ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास 1 जनवरी 2022 को 20,000 रुपया पैसा अकाउंट में, मतलब क्या है, उसका स्टॉक पैसा कितना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बात कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ टाइम उस दिन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक का कॉन्सेप्ट हो गया। ऑल द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वैल्यू आर मेजर्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि एक ग्लास है, ग्लास नल से आप पानी भर रहे हो, ठीक है, नलके से पानी भर रहे हो, तो इसका मतलब जो पानी जमा हो रहा है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। और जो चल रहा है मतलब एट अ पीरियड ऑफ टाइम में, तो एक साल में आपने कितना कमाया, कितना खोया, तो वो सब क्या होगा, एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम में डिनोट करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम याद रखना है इसको, पीरियड ऑफ टाइम में, और इसको पॉइंट ऑफ टाइम में याद रखना है, स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये दोनों को एक तरीके से डिनोट किया जाता है यहाँ पर। और you may getting a 1500 per month as a pocket allowance, and you may spending a 550 rupees every day in a canteen. You get a 88% annual interest rate on the bank account. तो एक तरीके से यहाँ पर सिंपल सी बात क्या बोली गई है कि अगर आपके पास मान लो 1500 रुपया एक तरीके से आपका पॉकेट अलाउंस है,
उसमें से आप कुछ कुछ खर्चा करते जा रहे हो, तो एक साल में जितना आपने खर्चा करा, एक साल में जितना खर्चा करा या जितना आपने कमाया, तो वो एक तरीके से फ्लो हो गया ना, फ्लो ऑफ मनी। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्टॉक क्या होता है। आई होप तो ये भी क्लियर होगा, ये पॉइंट, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दे रहा हूँ, नीचे लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप लोग आराम से कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है स्टॉक और एक आता है फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमने बोलने जैसा पढ़ा, अभी एक डिफरेंस एग्जाम में आता है 2 नंबर में या 3 नंबर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि स्टॉक और फ्लो में, तो 3 मार्कर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इट इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल एंड इट इज मेजर्ड इन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ, इसको टाइम डायमेंशन नहीं है कि मतलब एक वीक या 1 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट नहीं करता है। फ्लो इज अ टाइम डायमेंशन, ये टाइम से रिलेटेड है कि मतलब एक साल में आपने कितना कमाया, मैंने हम लोग एक साल में या 1 ईयर में आपकी कमाई कितनी हुई, इसका मतलब क्या हो गया, वो किसका कॉन्सेप्ट है, फ्लो ऑफ इनकम, कि आपका फ्लो ऑफ इनकम एक साल का कितना रहा। अगर मैं बोलो कि अभी तुम्हारा इनकम कितना है, अभी कितना है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं कि स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो। स्टॉक जो होता है वो इंपैक्ट करता है फ्लो। ग्रेटर द स्टॉक कैपिटल ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि जितना स्टॉक होगा उतने अच्छे तरीके से सामान जो होगा वो मार्केट में जाएगा, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, एंड फ्लो इंपैक्ट द स्टॉक, सिंपल सी बात है, और फ्लो भी इंपैक्ट करता है ग्रेटर फ्लो ऑफ द इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे स्टॉक ऑफ द वेल्थ ऑफ द कैपिटल भी बढ़ेगा, मतलब वेल्थ भी वैसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि फ्लो, अगर मान लो डिपॉजिट आपने करा कि 2000 पर मंथ, स्टॉक आपने क्या करा कि 2000 किए, अब सेविंग आपके पास कितना हो गया, एक तरीके से 20,000 रुपया हो गया कुछ दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या किए, आप विड्रॉ कर रहे हो, हर एक महीने 1000 रुपया, आप 2000 रुपया एक डिपॉजिट कर रहे हो, 2000 रुपया आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हो, और 1000 रुपया, तो अब जो डिपॉजिट आपका धीरे धीरे जो जमा हो रहा है, मैंने बोला कि 1 तारीख 1 जनवरी 2020 को आपका अकाउंट में 20,000 रुपया, आप 2000 हर रोज डाल रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, आप जो डाल रहे हो और जो निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो दोनों फ्लो कॉन्सेप्ट है, जो आपके अकाउंट में है वो क्या हो गया, एक तरीके से स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां तक आई होप सो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ द कॉन्सेप्ट। फ्लो ऑफ द कॉन्सेप्ट में अभी हम लोग थोड़ा सा फ्लो ऑफ द कॉन्सेप्ट में अब क्या पढ़ेंगे, 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। देखो टोटल ना 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में पहले 2 सेक्टर होता है, फिर 3 सेक्टर होता है, फिर 4 सेक्टर होता है। ठीक है, 2 सेक्टर में कौन कौन आते हैं, हाउस होल्ड और एक तरीके से बिजनेसमैन। ठीक है, 3 सेक्टर में हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस एक तरीके से बिजनेसमैन, 3 सेक्टर आ गया इसमें। 4 सेक्टर में जो कि आपके सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, उसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर मतलब बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस इंटरप्राइजेस और एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो ये इतने तरीके के सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, उसमें से जो हम लोगों को पढ़ना है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हाउस होल्ड, द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, एक तरीके से कंज्यूम करता है ना, कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विस को, कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विस को। तो गुड्स और सर्विस को कौन कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड, सिंपल सी बात है। गुड्स एंड सर्विस बनाता कौन है, बिजनेस, या फिर बोला जाए प्रोड्यूसर। तो ये 4 तरीके से बनाता है, कौन कौन से फैक्टर का इस्तेमाल करता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। लैंड के थ्रू रेंट को जनरेट करता है, ठीक है, लेबर क्या जनरेट करता है, वेज, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, प्रॉफिट, और कैपिटल क्या करता है, एक तरीके से कैपिटल करता है इंटरेस्ट। तो ये बात याद रखना है चारों। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर यूज करके एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस को बनाता है, और कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो ये बात समझ में आ गया। ठीक है, फॉर द देखो इंक्लूड ऑल द प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है या प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो सब सारे। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है वेलफेयर के लिए, एजेंसी के लिए, या गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी प्रोड्यूसर वेलफेयर फंक्शन लॉ एंड ऑर्डर। एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, या फिर डिफेंस को कैसे लेकर चलना है, सिक्योरिटीज को कैसे लेकर चलना है, तो वो सब सारा अगर आ गया सरकार की खर्चा। और साथ ही साथ लास्ट में आता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, तो हमारा वो एक्सटर्नल सेक्टर आता है कि आपने एक्सपोर्ट कितना करा, इम्पोर्ट क्या करा। तो वो सब 4 सेक्टर अगर मिल जाता है तो हमारा 4 सेक्टर जो कि हमारा इकोनॉमी है अभी,
क्योंकि अभी हमारा इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी के तौर पर गिना जाता है। क्या यह याद रखना है, ठीक है, ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि देखो यहाँ पर फॉरेन कैपिटल, फॉरेन सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड हो गया और बिजनेस इंटरप्राइजेस। हाउस होल्ड क्या करता है, एक तरीके से सेविंग करके पैसा लगाता है, टैक्स देता है गवर्नमेंट को। बिजनेस बिजनेस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है चीजों को, रेंट से, वेजेस से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से। उसके बाद कुछ एक्सपोर्ट भी करता है, और एक तरीके से इंपोर्ट कौन करता है, एक तरीके से हाउस होल्ड करेगा या कोई इंटरप्राइजेस करेगा। तो आई होप तो ये पूरा 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल भी आपका कंप्लीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं क्या कि व्हाट डू मीन बाय द रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। अब देखो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। अब पहला आता है कि रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अमंग अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कि जो भी फ्लो हो रहा है, चार फ्लो होता है ना, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन भी बोलते हैं, गवर्नमेंट, और एक एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल सेक्टर होता है। तो ये चारों सेक्टर में जो भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है आपस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, एक तरीके से टेंजिबल है, ठीक है। एक टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों है। गुड्स टेंजिबल है और जो सर्विस है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब जो दिखता नहीं है, और टेंजिबल जो दिखता है। क्या दिखता है, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। जो दिखता है उसको टेंजिबल बोलते हैं, और इंटेंजिबल जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है। जैसा कि यहाँ पर सर्विसेज हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, टेंजिबल में गुड्स हो गया, ठीक है। तो ये चीजें कंप्लीट। उसके बाद फ्लो ऑफ द सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर, है कि ना, सर्विस का फ्लो होता है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर में। और फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड। तो जनरली कि जो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा है, प्रोड्यूसर जो हाउस होल्ड, मतलब जो हाउस होल्ड वाला ही तो काम करता है ना यहाँ पर। जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये एक तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है कि गुड्स सोल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहा है। प्रोड्यूस करके क्या सोल्ड कर रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में आता है, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग रियल फ्लो कि जो भी आपस में फ्लो हो रहा है, जो भी हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जो एक तरीके से फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज रियल फ्लो। क्योंकि ये टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल। अगर मान लो कि हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर एक स्कूल है, अब स्कूल में कोई टीचर काम कर रहा है, तो एक स्कूल में टीचर काम कर रहा है, तो भाई कोई हाउस होल्ड होगा, वो जाके वो टीचर पढ़ा रहा होगा यहाँ पर। मान लो कि ये एक मोहिनी मैम है। क्या है, मोहिनी मैम, क्या नाम है भाई ये मोहिनी मैम पढ़ा रही है कोई स्कूल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनका बाल भी घुंघरेला है भाई। तो ये जाके यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से वहां सर्विस दे रही है, सर्विस के बदले वो उनको वेजेस वगैरह, पैसा वगैरह दे रहे हैं। आई होप तो ये चीज रियल फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या, मनी फ्लो क्या होता है। तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस अ डिफरेंट सेक्टर। वहां पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विस के बारे में बात हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पैसे के बारे में बात होगा, कि जो भी मनी का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है, जो भी मनी का फ्लो हो रहा है। तो जो मनी का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। वहां पर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वहां पर क्या था, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कहां पर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस था, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस था अमंग द हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। कहां पर, रियल फ्लो में। क्या, रियल फ्लो में, याद रखिएगा भाई। और यहाँ पर क्या, फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है। आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा। अब हाउस होल्ड और फर्म कुछ काम कर रहा है भाई, सर्विस दे रहा है यहाँ पर, तो इसको इसके बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जो भी वेजेस वगैरह मिलेगा, वेजेस वगैरह मिल रहा है, या रेंट वगैरह मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर प्रॉफिट जो मिल रहा है। तो वो सब सारा एक तरीके से फैक्टर सर्विसेज हो गया, जो पेमेंट आ रहा है। और जो खर्चा कर रहा है, हाउस होल्ड पैसा दे रहा है ना, पैसा दे के सामान ले रहा है किसी, अब मान लो कि तुम कोई पर्टिकुलर ब्रेड ले रहे हो, तो ब्रेड तुम खर्चा कर रहे हो ना, एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, तो वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक तरीके से वो एक तरीके से फ्लो, मनी फ्लो के रूप में आएगा। वो 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल से हम लोग समझ सकते हैं। तो आई होप तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस, जो कि लास्ट टॉपिक है, कि क्या इंपॉर्टेंस क्या बढ़ जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम मॉडल में। देखो सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कि पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, ऐसा नहीं कि किसी के पास रहता है। आज किसी अब मान लो कि ये एम के पास पैसा है, फिर किसी के पास एन के पास वही पैसा चला जाएगा, फिर के पास चला जाएगा। मतलब अलग अलग लोगों के पास वो घूमता रहता है पैसा। वही बोला जा रहा है कि सर्कुलर फ्लो का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो भाई इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या करता है,
कि एस्टिमेट करने में मदद करता है क्या, नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को अगर मेजर करना है तो हम लोगों के पास एक तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। देखो नेशनल इनकम हमेशा क्या होता है, तो जितना भी फैक्टर, जितना रेंट आया पूरे कंट्री में, जितना प्रॉफिट हुआ, जितना वेजेस कमाया, जितना इंटरेस्ट कमाया, तो ये सब सारे को जोड़ देते हैं। जो भी प्रोड्यूसर ऑफ टू द हाउस होल्ड जाता है तो उसको हम लोग एक तरीके से एस्टिमेट करने में काम लगाते हैं, जो कि हमारा नेशनल इनकम जनरेट होता है। तो फर्दर इट में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। देखो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं। एक वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है और एक इनकम मेथड होता है। उसको पढ़ेंगे तो ये सब तीनों चीजों को मेजर करने के लिए एक तरीके से इस्तेमाल होता है कि कितना सामान बन रहा है, कितने लोग कमा रहे हैं, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितने लोग इनकम कमा रहे हैं, कितने लोग कितना खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी नेशनल इनकम निकल सकता है, इनकम के हिसाब से, और प्रोडक्ट कि कितना प्रोडक्ट बना है हमारे इकोनॉमी में। उसके बाद नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। कि इंटरसेक्टोरल का डिपेंडेंस बनाने के लिए कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर कितना डिपेंडेंसी बनानी है। अब जैसे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के बिना प्रोड्यूसर क्या, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट किस काम का, फिर गवर्नमेंट किस काम का नहीं, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा। तो ये सब चारों जो सेक्टर होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वो सब सारा एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो इंटरसेक्टोरल का इंटरडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। तो वी लर्न द कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर एंड वाइस वर्सा। प्रोड्यूसर किस पर डिपेंड रहता है, हाउस होल्ड पर, या फिर बोला जाए कंज्यूमर पर। तो आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो कंप्लीट हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। नेशनल इनकम एंड इट्स रियल एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एंड इट्स रियल एग्रीगेट्स को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ पीडीएफ पढ़िए, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग यहाँ आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और अभी तक सुनने के लिए हमारा लेक्चर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।